प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9वीं का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हमें दिखाई देते हैं। अब हमें चारों तरफ तो वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे अगर आप एक क्लासरूम की बात करें, अपने क्लासरूम की बात करें, तो क्लासरूम में कुर्सी होती है, मेज़ है, बेंच है, दरवाज़ा है, खिड़की है, पुस्तक आपके पास है, पेन है, कॉपी है, स्केल है। तो ये सभी पदार्थ होते हैं, लेकिन इनको हम आम बोलचाल में इनको हम वस्तुएं कहते हैं और ये सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनती है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। तो देखते हैं, पदार्थ के वैसे दो गुण धर्म होते हैं, पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। इस अध्याय में हम सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुण धर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये इस अध्याय का पहला पार्ट है, पहला भाग है। अगर हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है। सभी वस्तुओं का आकार, आकृति और बनावट अलग अलग है और इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है उस सामग्री को नाम देते हैं वैज्ञानिक पदार्थ। तो ये हुआ, वस्तुएं जिस सामग्री से मिलकर बनती है उस सामग्री को नाम देते हैं पदार्थ। अब जिस हवा में हम सांस लेते हैं ये भी एक पदार्थ है। भोजन जो हम खाते हैं वो भी एक पदार्थ है। पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन आता है, जो प्रश्न पूछा जाता है कि पदार्थ होते क्या है। पहला प्रश्न तो यही आता है कि पदार्थ क्या है। तो आप ये नोट कर लीजिए, इस अध्याय का पहला प्रश्न जो आपका आएगा, पदार्थ किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जिनका अपना द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है। वो सभी वस्तुएं जिनका अपना द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। तो यहां से आप ये परिभाषा लिख सकते हो। फिर आगे आता है, प्राचीन काल में जो भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने बताया कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो हम क्या कर सकते हैं, जल, वायु, पृथ्वी के साथ आकाश और अग्नि, ये कर सकते हैं 5 तत्व। तो इनको नाम देते हैं पंच तत्व। तो सभी पदार्थ, यहां से वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनती है और भारतीय दार्शनिकों ने बताया था कि पदार्थ मिलकर बनते हैं पंच तत्व से। तो पंच तत्व से मिलकर पदार्थ बनते हैं। अब पंच तत्व कौन से, वो आपको बता दिए गए, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, ये 5 तत्व होते हैं। अब चाहे वो वस्तु सजीव है या निर्जीव है। तो अगली परिभाषा आती है, तीसरी परिभाषा हमारी। देखिए, पहली परिभाषा ये थी पदार्थ किसे कहते हैं, दूसरा पंच तत्व क्या है, कौन कौन से पंच तत्व है। अब जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं 2 तरह की होती है। पहली सजीव और दूसरी निर्जीव। सजीव वस्तुएं वो, अब यहां से परिभाषा देखिए इसकी जो लिखी हुई है, सजीव वस्तुएं वो जिनमें जीवन होता है, जैसे गाय, शेर, बकरी, मनुष्य, इन सब में जीवन है, ये चल फिर सकते हैं। पेड़ पौधों में भी जीवन है, तो वो सजीव हुए। अब निर्जीव किसे कहते हैं, जिनमें जीवन नहीं है, जैसे पेन, पेपर, पुस्तक, मेज, कुर्सी, तो ये निर्जीव वस्तुएं। चाहे वस्तुएं सजीव हो या निर्जीव, वो दोनों वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनती हैं। और आधुनिक वैज्ञानिक, ये तो हमारे बताए थे दार्शनिक थे, जो हमारे पुराने जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने बताया था 5 तत्वों से मिलकर बनते हैं। लेकिन आज के जो भौतिक वैज्ञानिक है उनका मानना है कि पदार्थ को 2 गुण धर्मों के हिसाब से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला गुण धर्म जो शुरुआत में बताया था, भौतिक गुणधर्म, और दूसरा रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है। और इस अध्याय में हम सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। अब यहां से आता है कि पदार्थ के भौतिक गुणधर्म क्या क्या है, क्या क्या गुणधर्म पदार्थ के जो भौतिक अवस्था के या भौतिक गुणधर्म में हम जिसको बांट सकते हैं। पहला आता है, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। तो पहला गुणधर्म आता है कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। दूसरा आता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होती है।
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, गति में रहते हैं। फिर आता है पदार्थ के कण अपने आप में एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित होते हैं, मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। फिर पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं या आकर्षित करते हैं। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उसकी गति भी बढ़ जाती है। तो ये हमारे लगभग 6 हमारे गुण हैं जो पदार्थ के भौतिक गुणों में आते हैं। इनको अब एक एक करके इस वीडियो के भाग में हम सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो पहला गुण धर्म जो आता है पदार्थ का कि ये आता है कि पदार्थ कणों से मिलके बनते हैं। अब ये हमें कैसे पता लगा कि पदार्थ कणों से मिलके बनते हैं या फिर पदार्थ सतत होते हैं? देखिए, हमारी 2 विचारधाराएं थी जो ये बताते कि पदार्थ, एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ सतत होते हैं, दूसरी विचारधारा का मानना था कि पदार्थ कणों से बनते हैं। 2 विचारधाराएं थी। अब इन दोनों का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या क्रियाकलाप करते हैं जिससे पता लगेगा हमें पदार्थ सतत होते हैं, कणों से मिलकर बनते हैं। अब ये देखिए, अगर हम एक बीकर लें और उस बीकर में अगर पदार्थ को रखते हैं, ये हमने बीकर लिया। अब पहले तो मान लें कि पदार्थ सतत है। सतत है तो हमने पदार्थ को लिया, पर सतत का मतलब क्या होता है? जैसे ये ठोस है जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, लकड़ी का कोई टुकड़ा हो सकता है, जैसे वो सतत में आता है। तो पदार्थ को हमने बीकर के अंदर डाल दिया तो पदार्थ पूरे बीकर में ऐसे पूरे बीकर की जगह को, स्थान को घेर लेगा। अब इसमें अगर हम चीनी डालते हैं, शर्करा या फिर नमक डालते हैं, तो होगा क्या कि वो नमक या चीनी इसके ऊपर रह जाना चाहिए क्योंकि पदार्थ तो सतत है। पहली विचारधारा के हिसाब से तो ये होना चाहिए। अब दूसरा ये मान लेंगे, अगर ये जो पदार्थ आपने लिया, मान लीजिए हम ये पानी लेते हैं। अब पानी को क्या मान लिया? सतत मान लिया एक विचारधारा के हिसाब से। अब दूसरी विचारधारा बात है पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अगर इसमें देखें तो पानी को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे कि वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, ऐसे। ये देखिए, अब इसमें नमक को मिलाया जाता है, होगा क्या कि नमक, ये हुआ पानी का या जल का स्तर यहां तक। इसमें क्या स्तर ऊपर गया ना इसमें, क्योंकि वो अंदर नहीं घुल पाएंगे, वो सतत है अगर ऐसा माना जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो नमक है, नमक के कण पानी के कणों के बीच में आ जाएंगे, ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जल का स्तर है वो उतना ही रहेगा जितना था। क्रियाकलाप आप खुद कर सकते हो, अपने घर पे कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि जल का स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर सतत होता पदार्थ तो बदलाव होता, अगर सतत नहीं है तो इसका मतलब उसके बीच में जो कणों में, यहां पे दूसरा भी आ जाता है आपका, क्या है? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तभी तो एक दूसरा। देखिए, यहां से आपकी कई परिभाषाएं या कई वो गुण धर्म क्लियर हो जाते हैं। पहला कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित होते हैं, जिसको बोलते हैं विशरण। ये आगे आएगा, विशरण किसे कहते हैं, ये आगे परिभाषा बताई जाएगी। तो यहां पे देखा हमने पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ मिश्रित हुए हैं, अंत मिश्रित हुए हैं। तो यहां से 3 आपके गुण धर्म क्लियर हो जाते हैं। तो अब देखें बुक में क्या लिखा है। पहला, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं काफी प्रचलित थी। पहली विचारधारा का मानना था कि पदार्थ लकड़ी की टुकड़े की तरह सतत होता है, जैसा कि बता दिया ये सतत होता है, ऐसा मानते थे पहले ये। और एक विचारधारा मानते थे कि पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, जबकि अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बनता है, जैसे रेत के छोटे छोटे कण होते हैं। एक क्रियाकलाप से अगर ऐसा देखें तो ये पता लगेगा कि पदार्थ किससे मिलकर बना है। जैसे क्रियाकलाप पहला आता है, हम 100 ml का एक बीकर लें और इस बीकर को आधा जल से भर लें, जैसा ये बताएं, इस बीकर को आधा जल से भर लें। इसके बाद दिए गए नमक
या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलें। अब नमक लें, नमक को जल के अंदर घोलने का प्रयास करें। दोनों के विचारधारा के हिसाब से देखें, सतत मानना है तो भी इसको घोलें और कण मानते हैं तो भी उसमें घोलें। फिर जल के स्तर में बदलाव पर ध्यान दें। क्या जल का स्तर ऊपर आया है, नीचे गया है या उतना ही रहा है? आपके अनुसार नमक और शर्करा का क्या हुआ? वे कहाँ गायब हो गए? मतलब जैसे जल में घोलेंगे तो हमें पता लगेगा नमक तो घुल गया तो गायब हो गया। वो गया कहाँ पर? गया कहाँ पर कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, वहां नमक चला गया। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? नहीं, जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये क्रियाकलाप जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि पदार्थ सतत नहीं होता, पदार्थ कणों से मिलके बनता है। इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हम विचार को स्वीकारना होगा कि पदार्थ कणों से मिलके बनते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी नमक या शर्करा जो पानी में पूरी तरह घुल गई है, तो तभी घुल पाएगी जब पदार्थ कणों से मिलके बनेगा। अब दूसरा आता है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। इसी में आता है कि पदार्थ कणों से मिलके बनता है और पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तो देखिए ये कैसे पता लगा कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अगर इसमें क्रियाकलाप करते हैं, पोटासियम परमैंगनेट लें, ये थोड़ा सा नाम अलग आया है आपके लिए, पोटासियम परमैंगनेट, इसको लाल दवाई भी नाम देते हैं, इसका कलर लाल होता है और पानी में जब इसको डालते हैं तो पानी का रंग भी लाल हो जाता है। तो इसको हम पहले यूज करते थे, आजकल भी इसको कुछ जगह पे यूज किया जाता है। ये क्या करता है, जीवाणुओं को, कीटाणुओं को मारने के लिए, पानी को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, इसको लाल दवाई के नाम से भी प्रचलित है ये। अच्छा, पोटासियम परमैंगनेट लें, छोटे एक सिंपल सा लेते हैं। अगर कोई इंक ले लें, जैसे पेन की इंक होती है, स्याही होती है, वो स्याही ले लें और उसको 100 ml पानी में घोल दें, जैसे ये बताया गया है ऐसे। अभी देखिए इस क्रियाकलाप के हिसाब से 100 ml जल लें, उसमें वो स्याही या पोटासियम परमैंगनेट को घोल दें। अब क्या करें, इसमें से 10 ml जब घोलने के बाद ना, ये कलर मान लीजिए नीली स्याही आपने ली है तो कलर जो रंग होगा पानी का वो नीला हो जाएगा। इसमें से 10 ml निकाल लें और आगे पानी लें 100 ml और उस 10 ml में वो 100 ml में 10 ml ब्लू कलर जो नीला रंग है वो मिला दें। ये भी रंग बनेगा, कलर होगा इसका भी। उसके बाद इसमें से 10 ml निकाल लें, फिर अगले बीकर में मिला दें जिसमें आपने 100 ml पानी लिया है, फिर उसमें से 10 निकालें और ऐसा आप 5 से 8 बार तक करते हैं तो हम देखेंगे कि हर एक बीकर में वो नीला रंग आएगा। लेकिन होगा क्या, पहले नीला रंग थोड़ा गहरा होगा, फिर धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा। और 8 से 10 कितने, यहाँ पे देखा कि 2 क्रिस्टल आपने लिए थे, 2 क्रिस्टल को अगर 100 ml अगर मान ले, 8 बार मान ले तो 800 ml हो गए। तो 800 ml पानी को कलरफुल कर सकते हैं। सिर्फ कितना लिया आपने, 10 ml। इसका मतलब पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो आगे 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 चलते रहे। यहाँ पे एक शब्द आता है तनुकृत। तनुकृत क्या होता है? तनुकृत का मतलब जब किसी विलयन में, चलो ये बाद में भी आ जाएगा आपका, जब किसी विलयन में पानी मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है, इसे तनुकृत क्या बोलते हैं। तनु मतलब जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो और जो घोला जाए उसकी मात्रा कम हो। तो अब जल ज्यादा है तो क्रिस्टल कितने लिए आपने, 2 या 3 लिए। तो यहां से पता लगता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और वो कण बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो यहां से क्या पता लगता है, यह प्रयोग हमें दर्शाता है कि पोटासियम परमैंगनेट बहुत ही छोटे क्रिस्टलों से पानी की बहुत मात्रा को रंगीन कर सकता है। मतलब 2 या 3 क्रिस्टल आपने लिए तो उसमें 1000 ml, इसके हिसाब से देखें तो 1000 ml को वो रंगीन कर सकता है। यहां से निष्कर्षण निकलता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है और वो कण बहुत ही छोटे हैं। अब अगला जो हमारा गुण था पदार्थ का, कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये कैसे पता लगा, ये यहां से पता लगता है कि अगर हम पदार्थ में किसी जल भी एक पदार्थ है, जल में अगर किसी दूसरे पदार्थ को घोलते हैं, जैसे नमक और शर्करा को घोलते तो हम देखेंगे नमक या शर्करा पदार्थ में अच्छी तरह घुल गया है। तो यहां से पता लगता है कि उसके बीच में रिक्त स्थान है, तभी तो वो पदार्थ उसमें घुला है। यहाँ पे लिया नमक, शर्करा, पोटासियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समावेशित हो जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं
विशरण। यहां से हमारी परिभाषा अगली आती है, विशरण किसे कहते हैं? विशरण दो पदार्थों के कणों का आपस में मिलना। ये परिभाषा आप लिख लीजिए, दो पदार्थों के कणों का आपस में मिलना, ये विशरण कहलाता है। अब आगे आते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कैसे माने कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं? इसके लिए हम एक छोटा सा और क्रियाकलाप कर सकते हैं कि अगर हम अपने क्लासरूम में या घर में के कमरे में अगर किसी कोने में एक अगरबत्ती लगा दे, जलाकर छोड़ देते हैं, तो हम देखेंगे कि उस अगरबत्ती की सुगंध या गंध पूरे रूम में, पूरे कमरे में फैल जाएगी। ये देखिए। या फिर दूसरा क्या करते हैं, दूसरा एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर घर पे आपकी रसोई में खाना बनता है तो आपके पूरे घर में उस खाने की गंध या सुगंध फैल जाती है, तो ये भी विशरण हुआ। या फिर परफ्यूम वगैरह लगा के, सेंट, इतर जिसको बोलते हैं, सेंट या इतर लगा के अगर कोई हमारे पास से गुजरता है तो हमें उस इत्र की सुगंध महसूस होती है। तो अब अगरबत्ती का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगरबत्ती को जलाते हैं तो हुआ क्या कि इसमें जो गंध थी वो पूरे रूम में फैल गई। तो फैलेगी कब? जब पदार्थ के कण गतिमान होंगे। गतिमान का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पदार्थ के कण अगर जा सकते हैं। अगर पदार्थ के कण गतिमान नहीं होंगे तो क्या होगा कि पदार्थ के कण एक ही जगह रुक जाएंगे, तो वो जो सुगंध है ना, वो कुछ ही जगह पर होनी चाहिए, लेकिन हम देखेंगे वो सुगंध पूरे रूम में फैली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ के कण गतिमान होते हैं, जो गति करके दूर तक जा सकते हैं। तो ये हमारा था तीसरा गुण था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है आपकी क्रियाकलाप में, अपनी कक्षा के कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके समीप जाना पड़ेगा। अगर वो अगरबत्ती नहीं जलाई आपने तो उसकी सुगंध लेने के लिए पास जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे अगरबत्ती को जला देते हैं तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो यहां से दो बातें और निकल के आती हैं कि ये तो गतिमान तो हुए, पदार्थ के कण गतिमान हुए, लेकिन तापमान अगर बढ़ाया, तापमान पहले में क्या था कि अगरबत्ती बुझी हुई थी तो उसकी गंध बहुत कम दूर तक थी, उसके पास जाने से महसूस होती थी उसकी गंध है। लेकिन तापमान को अगर बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने पर, ये तापमान कम करने पर हुआ, कोई सुगंध नहीं थी। तापमान बढ़ाने पर क्या हुआ कि पूरे रूम में, पूरे कमरे में गंध फैल गई। तो इसमें हुआ, और बहुत जल्दी फैल गई, ये हुआ कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है। ये कैसे पता लगेगा? ये हमारा एक और शायद था, ये हमारा छठा था पॉइंट जो आपने लिखा है कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कैसे देखते हैं? अब ये देखिए, जैसे आपने दो बीकर ले लिए, घर पे हम कर सकते हैं, दो कोई भी कंटेनर ले लें, कोई भी बर्तन ले लें, तो एक बर्तन में ठंडा जल लें, बिल्कुल ठंडा लें जिसका टेम्परेचर कम है, और दूसरे में भी जल लें। लेकिन क्या करें, दूसरा जो लिया ना आपने, उसको गैस पे रख के नीचे से आग जलाते हैं, एक को ऐसे रखा रहने दें। हम देखेंगे इसमें कणों की कोई गति नहीं होगी, ये जल हमें स्थिर दिखाई देगा। मीन्स इसकी स्थिति ऐसी होगी कि जैसे इसमें कोई भी गति नहीं है, इसके कण आराम से बैठे होंगे। लेकिन जैसे गर्म करना शुरू करेंगे तो देखेंगे पानी धीरे धीरे उबलना शुरू करेगा, और जब उबलना शुरू करेगा तो उसके हम कण देखेंगे, या फिर उसके जो पानी की बूंदें हैं वो इधर उधर जाना शुरू करेगी। तो इसका मतलब तापमान आपने बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये हमारा अगला था गुण। तो इसमें दूसरा और देखिए, विशरण किसे कहते हैं? ये हमारी परिभाषा अगली है, विशरण किसे कहते हैं? विशरण का मतलब दो पदार्थ के कणों का आपस में मिलना, दो पदार्थ के कणों का आपस में मिलना, इसे विशरण कहते हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण क्या है? जल से भरे दो गिलास लें, पहले गिलास के एक सिरे सावधानी से पकड़े, उसमें लाल रंग की स्याही डाल दें और इनको अपने कक्षा के कोने में रख दें। अच्छा, तो ये करते हैं। इसमें क्या क्या किया आपने, आप कर सकते हैं, इसको छोड़े, दूसरा एग्जाम्पल आप ले लें जो सिंपल है, जो आपने अपने घरों में किया है कि दो आपने अलग अलग बर्तन लिए। ये भी हो गया हमारा कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, यहां से भी पता लग जाएगा कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अच्छा, तापमान बढ़ाने पर इनका क्या होता है? आपने जल लिया,
दोनों में। इसमें आपने गर्म जल लिया और इसमें लिया ठंडा जल। ये तो अगर गर्म जल लेते हैं उसके बाद उसमें मिलाते हैं शर्करा या नमक, चीनी मिलाएं या नमक मिलाएं, तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें नमक जल्दी घुलेगा या चीनी जल्दी घुलेगी, ठंडे में या गर्म में? करके देख सकते हो आप, तो पता लगेगा हमें गर्म जल में जल्दी घुलेगी। जल्दी घुलने का मतलब वो इधर उधर जल्दी फैल जाएगी, और ठंडे जल लेंगे तो उसको वो नीचे बैठ जाएगी, उसको बार बार हिलाते रहेंगे, फिर हिलाने के बाद वो मिलेगी। तो इसका मतलब गर्म जल में जो कण है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अब आगे देखते हैं। यही है कि हमारा अगले जो क्रियाकलाप ऐसे ही बताया है इन्होंने भी कि एक गिलास में गर्म लें और दूसरे में ठंडा पानी लें, दोनों में कॉपर सल्फेट इन्होंने बताया। कॉपर सल्फेट घर में नहीं होता तो हम इस क्रियाकलाप को नमक या शर्करा की सहायता से कर सकते हैं। तो देखेंगे कि क्रिस्टल सतह पर बैठ जाएंगे, अगर ठंडा जल है तो नीचे बैठ जाएंगे और गर्म जल है तो अच्छी तरह घुल जाएंगे। तो पता लगेगा कि तापमान बढ़ाने पर, यहाँ पे क्या लिखा लास्ट में, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे? अब ये पूछा कि तापमान बढ़ाने पर क्या जो कण है वो आपस में जल्दी मिलते हैं? बिल्कुल, जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो दोनों में कणों की, ये जो कण है ये कण निरंतर गतिशील होते हैं, तापमान बढ़ाने पर इनकी गति और ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये आपस में मिलते हैं और मिश्रित होने की दर बढ़ जाती है। ठीक है, अब तो यहां से पता लगता है कि पदार्थ के कण गतिशील तो होते ही हैं, लेकिन तापमान बढ़ाने से एक पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो और ज्यादा गतिशील हो जाते हैं। हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो हमने 2-3 क्रियाकलाप किए जिससे पता लगा कि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तापमान के साथ साथ बढ़ती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण, ये आते हैं हमारी परिभाषा विशरण किसे कहते हैं, और हमारा अगला गुणधर्म, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित होते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश होने के कारण होता है। मतलब ऐसा अंत मिश्रित क्यों हो पाते हैं? क्योंकि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जैसा कि ये बताया। जल के कण है, कणों के बीच में रिक्त स्थान है, जिसमें नमक डालेंगे तो अच्छी तरह घुल जाएगा, मिल जाएगा। तो दूसरा होता है कि अंत मिश्रित क्यों होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि पदार्थ के कण आपस में क्यों मिल पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है जिसकी वजह से वो आपस में मिल पाते हैं। इसको नाम देते हैं विशरण। अब विशरण की परिभाषा दोबारा फिर देख लीजिए। पदार्थ के कणों का स्वतः या अपने आप एक दूसरे में मिलना, पदार्थ के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिलना विशरण कहलाता है। गर्म, अब या तो तापमान बढ़ाने पर विशरण की दर बढ़ जाती है, जैसे ये हुआ कि गर्म पानी में अगर चीनी को घोलते हैं तो वो जल्दी घुलेगी, ठंडे पानी में देर से घुलेगी। तो विशरण की दर गर्म करने पर, तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। और अंतिम इसमें आता है कि जो भौतिक गुणधर्म पदार्थ का है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें बताया गया कि अगर खेल की सहायता से ऐसे बताया गया है कि पदार्थ के कणों के बीच में कितना आकर्षण बल होता है। तो अब ये दिखाया कि मानव श्रृंखला बनाए। पहली श्रृंखला में इस तरह से, जैसे ये लिखा है कि पीछे से कस के पकड़ लें, जैसे इन्होंने इसमें चित्र में दिखाया है। पहली श्रृंखला ये हुई, ऐसे बनाए। दूसरे समूह ने क्या किया कि एक दूसरे को हाथ से ऐसे पकड़ा, एक दूसरे का हाथ था वैसे हाथ पकड़ा, तो वो मानव श्रृंखला। तीसरे ने क्या किया, ऐसे उंगलियों से पकड़ा, ये मानव श्रृंखला थी, केवल उंगलियों से, ये रहा। तीसरे समूह ने केवल उंगलियों से छूकर श्रृंखला बना ली। अब चौथे समूह ने वर्णित तीनों मालाओं को तोड़ने का। अब तीनों को अगर तोड़ के देखेंगे तो पहला ये हुआ ना कि एक पदार्थ है। अब इसको थोड़ा सा और देख लें। ये पदार्थ लें, पदार्थ आपने लिया AB। अब इसमें ऐसे कर लें AB और AB, ये। अब पदार्थ के बीच में ये एक आकर्षित बल है, आकर्षण बल है। दूसरा पदार्थ के बीच में ये आकर्षण बल है, ये हुआ ऐसे। तीसरा पदार्थ के बीच में ये आकर्षण बल है। तो अब देखिए पदार्थ, कौन से पदार्थ के बीच में ज्यादा आकर्षण बल है। जिस पदार्थ के बीच में ज्यादा आकर्षण बल है वो पदार्थ हमें अलग अलग अवस्था में मिलेगा, जो अगली भाग में, वीडियो के अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे। अगर आकर्षण बल है तो वो पदार्थ हमें गैस में मिलेगा,
अगर आकर्षण बल मध्यम है, दोनों के बीच का है, तो मिलेगा द्रव में। अगर आकर्षण बल बहुत ज्यादा है तो मिलेगा ठोस में। तो ऐसे आकर्षण बल के हिसाब से हम पदार्थ को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये आगे आएगा। तो ये था हमारा आज का इस वीडियो का इस भाग में। इतना ही अध्ययन करेंगे। एक बार देखते हैं इसको। यहाँ से तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच बल होता है, बल कार्य करता है। यह बल पदार्थ के कणों को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। इसको आकर्षण बल कहते हैं। और यही आकर्षण बल अगर ज़्यादा है तो पदार्थ ठोस अवस्था में मिलता है, अगर आकर्षण बल कम है तो पदार्थ द्रव अवस्था में मिलता है, और कम है तो पदार्थ गैस अवस्था में मिलेगा, जैसा कि इधर बताया गया था। ठोस, द्रव और गैस तीनों अलग अलग अवस्था में पदार्थ मिलता है। तो अब इससे क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने पहले आपको प्रश्न बताया कि जो इसमें से आएगा, आपने परिभाषा लिख ली होगी उम्मीद करता हूं। पहली तो आई थी पदार्थ किसे कहते हैं। दोबारा देख लें एक बार इसको आप। पदार्थ किसे कहते हैं, पहली परिभाषा हमारी ये थी। दूसरी परिभाषा थी कि पंच तत्व किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा भी आपने लिख ली। कौन कौन से पंच तत्व हैं। निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं। उदाहरण एक एक। पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या है, ये आपको 6 बताए गए थे। पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से भौतिक गुण हैं, ये आपको लिखना है। इसके बाद विशरण किसे कहते हैं, यह अगली परिभाषा थी कि विशरण किसे कहते हैं। फिर एक प्रश्न लिखना है कि तापमान बढ़ाने पर विशरण की दर क्या होती है, घटती है या बढ़ती है, या तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति पे क्या असर होता है। ये भी प्रश्न आप लिख सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, आपको कुछ पदार्थ दिए गए, इनमें से कौन से पदार्थ है ये बताना। कुर्सी जगह भी घेरती है, एक स्थान घेरती है, और उसका अपना द्रव्यमान एक भार होता है, तो ये पदार्थ है। इसका मतलब वायु का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसका भार तो होता है। हमारे गैस सिलेंडर में जो घर में यूज करते हैं, LPG सिलेंडर यूज करते, तो उसमें भी गैस होती है। गैस है तो वो वायु में ही आ जाती है एक तरह से, तो उसका भी अपना द्रव्यमान है और वो भी जगह घेरती है। यानी कि एक कप अगर लें, गिलास लें, तो गिलास में अगर खाली है गिलास, तो इसका मतलब उसमें फिर भी वायु है। अब ये देखिए, जैसे आपने गिलास लिया, इसमें आपने पानी डाल दिया, ये पानी से पूरा भर दिया, तो हम बोल सकते हैं गिलास पूरा भरा हुआ है। लेकिन अगर इसी गिलास में से सारा पानी निकाल के गिलास को ऐसे रख दें, तो क्या कहें, गिलास खाली है? नहीं, अब भी इसके अंदर वायु भरी हुई है, खाली नहीं है ये, इसके अंदर पदार्थ है। पदार्थ कौन सा है? वायु। तो इसका मतलब वायु स्थान घेरती है। आगे, स्नेह। आप किससे कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से कितना प्रेम करते हैं, तो उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई वजन नहीं होता कि कितना करते हैं, वो कोई जगह भी नहीं घेरता। तो इसका मतलब ये पदार्थ नहीं है। गंध हमें महसूस होती है, गंध तेज है या कम है वो हमें महसूस होती है। एक कमरे की मतलब अगरबत्ती की लगाई थी आपने, उसकी गंध दूर तक जाती है, तो इसका मतलब वो भी पदार्थ है। घृणा, आप किससे कितनी घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसका भी कोई पैमाना नहीं होता कि कितनी करते हैं, कैसे माप के बताएंगे। बादाम का अपना आकार है। अब ये देखिए, जैसे आपने पेन लिया, इस पेन का हम आकार बना सकते हैं। ऐसे अगर लगाएं, इसके चारों तरफ लाइन लगाएं, तो यहाँ से पता लगता है कि इसका आकार बन गया, ये बन गया। तो ऐसे बादाम अगर रखें तो उसका आकार बनाया जा सकता है। उसका अपना द्रव्यमान है, उसका अपना जगह कुछ घेरती है, वो घेरता है। विचारों का भी कोई द्रव्यमान नहीं होता, ना ही कोई जगह लेते वो विचार। शीत में आ जाएगा कोई शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो ये भी पदार्थ है। नींबू पानी पदार्थ है। इत्र की सुगंध भी पदार्थ है। अब गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये यहाँ पे क्या हुआ कि आपने वो लिया था ना एग्जाम्पल, क्या था कि हाँ, अगरबत्ती लेंगे, अगरबत्ती को अगर जलाते नहीं तो उसकी गंध पास से लेनी पड़ेगी, तो गंध आएगी। उसको जलाते हैं तो उसकी गंध दूर से महसूस कर सकते हैं। तो ये हुआ कि जैसे खाने को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है, और वो पदार्थ के कण एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, और जिससे हम उसकी सुगंध को महसूस कर लेते हैं। तो पदार्थ के कण ये आगे देखेंगे कैसे काट सकता है। तो ये भी एक गुण होता है कि पदार्थ में जो आकर्षण बल है,
लेकिन आकर्षण बल कम होता है। कम होता तो जैसे बताया था, कम है तो उसको तोड़ा जा सकता है, आकर्षण बल को तोड़ के वो गोताखोर उसमें से आगे जा सकता है। और लास्ट में क्या बताया, पदार्थ के गुणों की विशेषताएं, जो 6 विशेषताएं आपको बताई गई थी वो आपको लिखनी है। अब अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। तो अगले भाग में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।